तो अभी हाल ही में जो इंडिगो का क्राइसिस हुआ है उसके बारे में तो आपने देख ही लिया होगा, और हो सकता है कि हमारे किसी व्यूअर ने ये चीज रियल टाइम में वहां पे एक्सपीरियंस भी किया होगा कि इंडिगो की जो सर्विसेज है वो कितनी खराब थी। तो ये जो पूरा क्राइसिस हुआ है इसमें अडानी ग्रुप का भी कहीं ना कहीं हाथ है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आगे आपको वो समझ में आ जाएगा। और साथ में ये जो इंडिगो का क्राइसिस हुआ है वो उसी टाइम पे हुआ भाई जब पुतिन भारत आए हुए थे, और इतिहास में हमने देखा हुआ है कि ऐसे इंसिडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे उस समय पे एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुए थे, फॉलोड बाय फिर राइट्स वगैरह जो हुए थे। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर जियोपॉलिटिकल सैबोटाज था? डॉट्स को कनेक्ट करने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। और इन सब के बीच ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चद्दर तान के सोई हुई है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा देश में क्या चल रहा है भाई, पता होते हुए भी कि इसके कारण क्या हो सकता है उन्होंने ढंग के कोई एक्शन ही नहीं लिए। सबसे पहले तो मुझे इस बात के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि इंडिगो ने और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पब्लिक है उनकी जान को जोखिम में डाल दिया। फॉर कंटेक्स्ट में बता दूं कि दिसंबर 2025 में इंडिगो ने 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल किए और लाखों पैसेंजर्स को सड़क पे ला दिया, और सिर्फ दिसंबर 1 से 7 के बीच में इन्होंने 5,86,705 टिकट्स कैंसिल किए और 569 करोड़ रुपीस रिफंड किए। अब ये जो आंकड़े आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं है, ये पूरा एक केओस टाइप का सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि भाई हर दूसरा चौथा व्यक्ति जो है उसका फ्लाइट कैंसिल हो रहा है। किसी की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसको वो अटेंड नहीं कर पाए, किसी का इंटरव्यू था वो नहीं अटेंड कर पाया। डीजीसीए जो कि सिविल एविएशन की मॉनिटरिंग बॉडी है उन्होंने एफडीटीएल रूल्स लाए थे ताकि पायलट्स को फटीग ना हो, क्योंकि स्टडीज बताती है कि थके हुए पायलट्स के क्रैश होने का रिस्क 2 से 4 गुना ज्यादा होता है। और इंडिया के रूल्स पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है जो पायलट्स को 48 घंटे का रेस्ट देते हैं। लेकिन इंडिगो ने इस चीज को इग्नोर किया और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि इंडिगो अपने प्रॉफिट मेकिंग के तरफ ज्यादा झुकी हुई है बजाय कि जो पब्लिक है उनकी सेफ्टी के। देखकर ऐसा फील होता है कि इन्होंने पायलट्स को मशीन समझ रखा था और बफर में स्टाफ इन्होंने रखे ही नहीं थे। और हमारी गवर्नमेंट सालों से सो रही थी, और यहाँ पे मैं बात सिर्फ करंट रूलिंग गवर्नमेंट की नहीं कर रहा हूँ, ये लोग तो सो ही रहे थे, साथ ही साथ जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी जो यूपीए एरा था 2004 से 2014 की आप बात कर लीजिए, जिसने की एक बेस बना दिया और बाद में जाकर ये रिजल्ट हमें दिखाई पड़ता है कि अब भाई इंडियन सिविल एविएशन के अंदर पूरी मोनोपोली चल रही है। तो जिस काम को कांग्रेस गवर्नमेंट ने अनचेक छोड़ दिया वही सेम काम बीजेपी की गवर्नमेंट में भी हुआ। बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद भी मोनोपोली बढ़ती गई और 60% तक पहुंच गया, और उसका रिजल्ट अब आप देख ही सकते हैं। और अब जबकि ये सब कुछ पूरा क्राइसिस हो चुका है और अब डैमेज कंट्रोल के नाम पे सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और इंडिगो को फरवरी 2026 तक एक्सेम्पशन दे दिया है, और पब्लिक को एक झुंझुना भी दे दिया कि तुम ये झुंझुना बजाते रहना, ये जो टिकट के प्राइसेस होंगे वो इससे ज्यादा नहीं होंगे, इतना % से ज्यादा नहीं हो सकता है, और पब्लिक इसी झुंझुने को बजा के खुश हो रही है। अब ये जो पूरा नेग्लिजेंस था भाई प्रीवियस गवर्नमेंट की भी और करंट रूलिंग गवर्नमेंट की भी, इनके नेग्लिजेंस के कारण अब देखिए जो विदेशी ताकतें हैं वो कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के लिए। इंडिगो का टर्किश एयरलाइंस के साथ एक बहुत बड़ा कोड शेयरिंग है और वेस्ट लीज अग्रीमेंट है। स्पेसिफिकली बात करें तो बोइंग 777 एयरक्राफ्ट के लिए, और इंडिगो अपने 40 से ज्यादा यूरोपियन और यूएस रूट्स के लिए उनके ऊपर निर्भर है। और अब यहाँ पे एंट्री होती है टर्की की। टर्किश एयरलाइंस का 49.12% स्टेक टर्की वेल्थ फंड के पास है, जिसके चेयरमैन खुद टर्की के प्रेसिडेंट अर्डोगान है। और इसी टर्की ने मई 2025 में जब हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था उस समय पे टर्की ने पाकिस्तान की हेल्प की थी और उनको ड्रोन्स वगैरह सप्लाई किए थे। फिर 12 जून 2025 को एयर इंडिया का जब क्रैश हुआ तो उससे ठीक एक हफ्ता पहले एक सरप्राइज चेक में टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट में एक्सप्लोसिव्स पकड़े गए थे, और इंडिया ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया, जिसमें एलिजेड तौर पर अर्डोगान की बेटी का मेजर शेयर है। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से डीजीसीए ने इंडिगो को वार्न किया, डेडलाइन भी दी थी कि 31 अगस्त 2025 तक टर्किश एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप खत्म करो, लेकिन इंडिगो ने नहीं किया। चेन्नई और बेंगलुरु में एयरक्राफ्ट्स ने जीपीएस स्पूफिंग फेस किया है। अब जिनको जीपीएस स्पूफिंग के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनको एकदम शॉर्ट में और आसान में समझाना चाहूंगा। जीपीएस स्पूफिंग का मतलब होता है फेक जीपीएस के डिटेल्स को शेयर करना। फॉर एग्जांपल आप एक प्लेन उड़ा रहे हो तो आपके प्लेन के अंदर जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें जो बता रहा भाई लेफ्ट है राइट है, कितने एंगल मुड़ना है, कितने एंगल नहीं मुड़ना है, कितने दूरी तक सीधा जाना है, तो ये जो नेविगेशन सिस्टम है ना उसको मैं यानी कि एक थर्ड पर्सन चेंज कर देगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जो जीपीएस लोकेशंस वगैरह है जो नेविगेशन सिस्टम उसमें छेड़छाड़ की गई है। तो जरा सोच कर देखिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी एरोप्लेन के लिए भाई। और इसके साथ साथ 8 नवंबर 2025 को वाराणसी में एक एयर इंडिया की फ्लाइट AI939 की इमरजेंसी लैंडिंग भी हुई थी बॉम्ब थ्रेट के कारण। यहाँ पे ये भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी टर्की को बचाने की कोशिश कर रही है, पता नहीं क्यों। टर्की का वो पता नहीं नाम ही नहीं ले रहा है। अब एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है इसके बाद आपको क्लियर हो जाए कि आखिर कांग्रेस पार्टी टर्की का नाम क्यों नहीं ले रही है इस पूरे इशू के अंदर। 2019 में जब अर्डोगान ने यूएन में आर्टिकल 370 के ऊपर इंडिया के खिलाफ बोला था, उसके तुरंत बाद कांग्रेस की ओवरसीज विंग यानी कि आईओसी ने अनाउंस किया था कि वो इस्तांबुल टर्की में वो अपना नया ऑफिस खोल रहे हैं। उन्होंने वहां पे मोहम्मद यूसुफ खान को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया। अब ये जो पूरा डिसीजन था वो सैम पिट्रोदा के अंडर लिया गया था। तो जब हमारे पूरे देश के अंदर टर्की को बॉयकॉट करने की बात चल रही थी क्योंकि पाकिस्तान का वो सपोर्ट कर रहा था, आर्टिकल 370 के खिलाफ बोल रहा था, उस समय पे कांग्रेस पार्टी टर्की के अंदर अपने ऑफिसेस खोल रही थी और उनसे
साठगांठ बना रही थी। और फिर जब पुतिन के विजिट के दौरान ये जो पूरा इंडिगो है इसका क्राइसिस होता है, और फिर वही बात यहाँ पे मैं रिपीट करूंगा कि भाई हमारी गवर्नमेंट सो रही थी। और फिर जब पुतिन का विजिट होता है उस दौरान जब ये पूरा इंडिगो का क्राइसिस होता है, तब कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये जो पूरा क्राइसिस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अडानी की एफएसटीसी के साथ एक डील है। अब ये एफएसटीसी क्या है भाई? एफएसटीसी एक फ्लाइट ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन कंपनी है, जबकि इंडिगो का जो क्राइसिस हुआ है वो ऑपरेशनल इशू और जो इंजन का क्राइसिस है उस चीज के कारण हुआ है। और ये जो एफएसटीसी की डील हुई है वो ड्यू डिलिजेंस के बाद हुई है, जबकि इंडिगो क्राइसिस महीनों पहले ही शुरू हो गया था। अब जो कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है, जो रियलिटी है वो एक्चुअल में इसके एकदम विपरीत है। ये जो डील है ना वो इंडिया के एविएशन कैपेबिलिटी को बढ़ाता है और ग्लोबल डिपेंडेंसी को भी कम करता है, क्योंकि हमें पायलट्स को ट्रेन करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, इंडिया के अंदर ही हम उन्हें अब ट्रेन कर पा रहे हैं। और इसको इस पूरे इंडिगो के क्राइसिस से जोड़ना एकदम मिसलीडिंग है। एक्चुअली में ये हमारे देश की हेल्प कर रहा है। अब कांग्रेस पार्टी की ये बौखलाहट मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा मानसिक संतुलन खो चुके हैं ये लोग। जो अच्छी चीजें हैं वो भी देश के खिलाफ ये लोग बता रहे हैं, किसी और चीज से कहीं ना कहीं से अलग तरीके से जोड़ के इसको कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव बना दिया, एक प्रोपेगेंडा बना दिया जाए। होता है भाई बिहार इलेक्शन में इतना बुरे तरीके से हारना, मतलब आपके सारे नेता बोलेरो के अंदर आराम से हट जाएंगे और आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं। और 20 दिन पूरा बिहार घुमा गया, 20 दिन बिहार का पर्यटन का लुत्फ उठाया गया। और जब चुनाव की घोषणा हुई तो माननीय नेता प्रतिपक्ष विदेश चले गए। यही इनकी सिंसियरिटी है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि अब वो अगर बिहार में पर्यटन करने जाएंगे तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक एक बोलेरो गाड़ी में हट जाएंगे। उससे ज्यादा उनको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी काम करने के लिए और कहीं पर घूमने जाने के लिए। इतनी ही इनकी हैसियत बिहार में रह गई है। तो होता है भाई, ऐसी चीजें होने के बाद लोग मानसिक संतुलन खो देते हैं। इसके साथ साथ देश भर में और भी जहाँ जहाँ पे इलेक्शंस हुए वहाँ पे भी इनका वही हाल था। आप हरियाणा की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, सिर्फ 3 स्टेट में ये लोग सिमट के रह गए हैं, तो दिमाग के ऊपर थोड़ा ना थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता ही है। और इसीलिए ये लोग पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान इंडिगो और एफएसटीसी को जोड़कर एक नया चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि भाई मीडिया में हम रिलेवेंट बने रहें। और एज यूजुअल जैसे ये वोट चोरी के ऊपर ना तो कभी केस करते हैं, ना कोर्ट में जाते हैं, ना ही कोई ढंग के डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, सेम उसी तरह से इस एफएसटीसी डील का इंडिगो क्राइसिस से क्या लेना देना है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ये कुछ शेयर ही नहीं करते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी टर्की के साथ एकदम साठगांठ बना के रखती है भाई, टर्की पाकिस्तान के साथ पूरा साठगांठ बना के रखता है, और इस चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा कांग्रेस पार्टी ने और इसको लिंक कर दिया अडानी के एफएसटीसी डील से, ये बताते हुए कि इंडिगो के क्राइसिस के पीछे अडानी का हाथ है भाई। और ये जो पूरी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लोग निकामी हो चुकी है, जो कि कह भी सकते हैं कि है लोगों के हाथों में बस एक झुंझुना दे दिया कि भाई टिकट के जो प्राइसेस है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। लोग भाई झुंझुना बजाते रह गए। और रूलिंग गवर्नमेंट को ठोस कदम उठाने होंगे, चीजों को सही करना होगा, क्योंकि भाई आप इतने साल से सो रहे थे। अब ये पूरा मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये लोगों की जान के बारे में तो है ही, साथ ही साथ हमारे नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ढंग से एक्शन नहीं लगी तो फिर वही होगा भाई, कांग्रेस पार्टी आएगी, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करेगी, फिर जेनजी को भड़काएगी और क्रोनी कैपिटलिज्म का एक झूठा नैरेटिव बना दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का एक बेसिक सा रूल है जो मैंने नोटिस किया है बहुत सारे जो इनके नैरेटिव होते हैं उनको देखने के बाद, कि इफ देयर इज नो फायर ट्राई टू क्रिएट स्मोक। ये लोग हमेशा बड़े कॉर्पोरेट जैसे कि अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो इनको देश के लिए एक थ्रेट बताकर आइडियोलॉजिकल फियर क्रिएट करते हैं ताकि गवर्नमेंट को फेलिंग दिखाया जा सके। तो कांग्रेस ने एक शॉट से 2 निशाने लगा लिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर एक जियोपॉलिटिकल सैबोटाज था जिसमें हमारे देश के ही कुछ लोगों ने बाहरी वाले लोगों की हेल्प